आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेबर लॉ। पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग पहले बेसिक करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो आज हम लोग लेबर लॉ कर रहे हैं। ठीक है, लेबर लॉ में आपका 2 एक्ट है। ठीक है, मेजर। पहला है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, दूसरा है दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसमें 4 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है, मतलब पहला जो एक्ट मैंने अभी बताया उसके बारे में पूरा प्रोविजन है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फीचर्स क्या हैं, डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे। ठीक है, इसके बाद है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पीएफ ईएसआईसी के बारे में आपने सुना होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ग्रेचुइटी के बारे में आपको पढ़ना है, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है आपका मॉड्यूल 2, इसमें एम्प्लॉइज के कंपनसेशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, कि कंपनसेशन कितने टाइप का होगा, कंपनसेशन कब कब दिया जाएगा, किसी फैक्ट्री में कोई इंजर्ड हो गया, डिसेबल हो गया, डिसेबल कितने टाइप का होता है, मरने के बाद कितना कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, पार्टली डिसेबल हुआ है तो कितना कंपनसेशन मिल सकता है। ये सारी चीजें कंपनसेशन से जुड़ा हुआ मॉड्यूल 2 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, गिग वर्कर हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। मॉड्यूल 3 है, इसमें मोटा मोटी याद रखना, मॉड्यूल 1 में आपके एक एक्ट में पहला एक्ट से है, मॉड्यूल 2 भी आपके पहले एक्ट से है। ठीक है, दूसरा एक्ट जो है मॉड्यूल 3 से शुरू हुआ है और मॉड्यूल 4 में भी यही है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग एक्ट। ठीक है, तो एक एक्ट को 2 मॉड्यूल में बांटा है, दूसरे एक्ट को 3 और 4 मॉड्यूल में बांटा है। तो हमारा जो दूसरा एक्ट है उसके बारे में मॉड्यूल 3 में दिया गया है कि इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, एम्प्लॉई के राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, वो भी पढ़ना है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ कि हमें मॉड्यूल वाइज क्या कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड एंड रिटर्न। कोई भी कंपनी जब किसी स्टाफ को हायर करता है उसका वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर की गई हैं। लास्ट है इसमें आपका, लास्ट नहीं, थर्ड है इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, सेफ्टी मेजर के बारे में। कोई महिला बच्चे के साथ कैसे काम करेगी उसका प्रोविजन है या नहीं है उस फैक्ट्री में। ठीक है, महिलाओं को रात को काम पे नहीं लगा जाए। ठीक है, उसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको पढ़नी है। लास्ट इसमें है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में, जो दूसरे स्टेट से आते हैं यहाँ पे, उनके बारे में। हाँ बोलिए। आपको पूरा सुविधा देना पड़ेगा, रात को महिलाओं को काम पे नहीं रखा जाना चाहिए। अगर महिलाएं काम पे रहती हैं रात को तो उसके लिए स्पेशल पूरा प्रोविजन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप रात को महिला को नहीं रख सकते काम पर। ठीक है, हाँ, अब सुविधा नहीं रहेगा तो महिला को कैसे काम पे रखेगा। आप पॉस एक्ट भी पढ़ेंगे तो हाँ हाँ, अरे आप नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, आप रात को रखिए, सुविधाएं पूरी दीजिए। ठीक है, सैलरी अगर आप रात को डबल नहीं दे रहे हैं तो गलत है। दिन में 4,000 सैलरी, रात को 4,000 सैलरी, तो आप महिला को रात को क्यों रखेंगे काम पर। रात को कुछ एक्स्ट्रा मिले तब काम करेंगी ना महिलाएं। ठीक है, तो रात का सैलरी अलग होना चाहिए दिन के मुकाबले, तब आप रख सकते हैं। महिलाओं को पूरी सेफ्टी होनी चाहिए रात को।
ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखना 99% जो प्रोविजन है वो महिलाओं को रात को काम करने का जो है प्रोविजन नहीं बनाता, क्योंकि इतने एफर्ट नहीं दे सकते ना, कोई कंपनी क्यों महिला को इतना सुविधा देगा, जितना मर्द के पास दिया गया है उतना आपको भी दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो महिलाओं को ज्यादातर रात को काम पे नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी सुविधाएं महिलाओं को नहीं दे सकता है कोई कंपनी, ठीक है। और रही बात सैलरी की, तो हाँ, तो रही बात सैलरी की, तो महिलाओं को डबल सैलरी क्यों देगा, ठीक है, ऐसा होता है। ये है। इसके बाद है आपका फोर्थ मॉड्यूल, मैंने अभी बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। इसके बाद माइग्रेंट वर्कर आते हैं दूसरे स्टेट से, उसके साथ कैसा प्रोविजन होगा, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। फिर है फैक्ट्री प्लांटेशन ऑफेंस पेनल्टी के बारे में, कि अगर कोई इस एक्ट का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगाए जाएंगे, कौन कौन से ऑफेंस इस एक्ट के अंदर गवर्न होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फैक्ट्रीज अगर बनते हैं तो उसके वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, बेनिफिट्स वगैरह क्या होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। तो कुल मिला के आपको लेबर लॉ में इंपॉर्टेंट दो एक्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और दूसरा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पहला एक्ट जो हमारा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। हम लोग बात कर रहे हैं पहला एक्ट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का। ये एक्ट जो है अमेंड करके कंसोलिडेट करके 2020 में लाया गया था। इस एक्ट को लोकसभा में 2020 के सितंबर में पास किया गया, राज्यसभा में 23 सितंबर को पास किया गया, ठीक है। ये एक्ट जो है बहुत सारे प्रीवियस लॉज, ठीक है, लेबर लॉ के जो छोटे मोटे थे उनको एक साथ इकट्ठा करके हमने नया लॉ बनाया, ठीक है, और उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिला और ये कानून बन गया। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज थे, 9 लॉ थे जिसको हमने एक साथ लाके ये लॉ बनाया। तो पहला कौन सा लॉ था जिसको हमने खत्म किया, द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, इसको हमने इस एक्ट में लेके आया। दूसरा था द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसको भी हमने इस एक्ट में सम्मिलित कर लिया। तीसरा था द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये तीसरा एक्ट था जिसको हमने इस एक्ट में कवर किया। फोर्थ है द एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959, हमने इस एक्ट को भी इस एक्ट में कवर कर लिया। पांचवा था द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, हमने इसको भी वहां से हटा के इस एक्ट में इंक्लूड कर लिया। छठा है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, इसको भी हमने इस एक्ट के अंदर कवर कर लिया। सातवां था द सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, हमने इसको भी वहां से हटा के इस एक्ट में कवर कर लिया। आठवां है हमारा द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, इसको भी हमने इस एक्ट में कवर किया। और नौवां था द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है। तो हमने इस सब को, ये 9 एक्ट को कवर किया और सबको हटा के एक नए लॉ में डाल दिया जिसका नाम था सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया आपको कि इसका ये लॉ लाने का पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत सारे लॉज पुराने थे जिसको हटाने की जरूरत थी, उसको अमेंडमेंट की जरूरत थी, तो हमने उसको हटा नया एक्ट लाया, ठीक है। तो पहला फीचर क्या हो गया इसका, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कंसोलिडेशन, मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करके हमने नई लॉ बनाया। दूसरा था यूनिवर्सलाइजेशन और ब्रॉडर कवरेज, ठीक है। जो पहले के लॉज थे, जो देखा आपने, कोई लॉ 1923 का था, कोई लॉ 1961 का था, तो आपको लगता है कि उस जमाने की जरूरतें आज भी होंगी या आज की जरूरतें उसमें कवर की होंगी, नहीं होगा ना। तो आज की जरूरतों के हिसाब से हमें तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा, ब्रॉड कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें यूनिवर्सलाइजेशन और ब्रॉडर कवरेज किया गया इसके अंदर सारी डिटेल में। इसमें गिग वर्कर को भी लिया गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी लिया गया, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर को भी लिया गया, प्लेटफॉर्म वर्कर को भी लिया गया। हालांकि ये सारी चीजें पहले वाले में नहीं थी,
ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया है। इसके बाद है मॉडर्नाइज्ड डेफिनेशन। बहुत सारे इसमें डेफिनेशन जो है नए नए डेफिनेशन लाए गए जो कि पहले के लॉज में नहीं थे। गिग वर्कर को हमने डिफाइन किया, प्लेटफॉर्म वर्कर को हमने डिफाइन किया, एग्रीगेटर को हमने डिफाइन किया, इम्प्लॉय को हमने डिफाइन किया, जो कि पहले के लॉज में ये सारी चीजें कवर नहीं की गई। ठीक है, तो ये सब है इसके अंदर। इसके बाद है बेटर प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट। ये लॉ लाने का जरूरत यही था मेन, बेटर प्रोटेक्शन हो। पहले वाले लॉ में इतनी सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, पहले वाले लॉ में इतना नहीं था कि कोई ओल्ड एज है अगर बीमार पड़ता है तो उसको कैसे बेनिफिट दिया जाए, कोई भी इंजरी हो गया किसी को, ठीक है, कोई मैटरनिटी में जाना चाहती है जिसको रिलीफ चाहिए, ये सारी चीजें उसमें पहले वाले में नहीं थी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन नहीं था, स्पेसिफिक मैटरनिटी लीव का नहीं था, ग्रेचुइटी का नहीं था, कॉम्पनसेशन का नहीं था। तो हमने इस सबको थोड़ा बेटर किया, उसको मतलब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस एक्ट की जो है मेन ऑब्जेक्टिव थी। ठीक है, उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका सैलिएंट फीचर। किसी भी एक्ट का आपको सैलिएंट फीचर पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कवर किए हैं। पहला है यूनिवर्सल कवरेज। ये जो है सोशल सिक्योरिटी को पूरे तरीके से कवर करता है, सारी रेंज। ठीक है, किसी भी वर्कर से जुड़े जो भी चीजें हैं इस एक्ट में कवर किया गया है। ठीक है, कुछ भी छूटा नहीं है, तो ये इसका मेन फीचर है। दूसरा है यूनिफाइड लेजिस्लेशन, कंसोलिडेट 8 एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉज इनटू अ सिंगल कोड। ठीक है, हमने बहुत सारे लॉज को एकदम सिंपल वे में कंप्लायंस करके, ठीक है, एक लॉ बनाया कंसोलिडेट करके, ताकि उससे लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। अभी आप मान के चलो लेबर लॉ पर से आपको 9 एक्ट पढ़ना पड़ता। ठीक है, अभी आप एक एक्ट में सारी चीजें समझ लेते हो, तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया ना, सिंप्लिसिटी हो गया, लोगों को समझने में अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस वेरियस सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाले में ऐसा प्रोविजन नहीं था, अभी वाले में ईपीएफ बना दिया गया, ईएसआईसी बना दिया गया। ठीक है, जिससे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको फ्यूचर के लिए भी सेविंग मिले। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए सारे प्रोविजन इसमें कवर किए गए। इसके बाद है पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर द पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अलाउिंग वर्कर टू रिटेन बेनिफिट इवन व्हेन दे चेंजेस जॉब्स और लोकेशन। ठीक है, तो अगर किसी को लेबर लॉ के अंदर जॉब बदलना है, ठीक है, या उनको दूसरे एरिया में जाना है, तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जॉब बदल लो तो आपका पगार रोक लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपका बेनिफिट है, जो आपका सैलरी था, आपको सर्टिफिकेट चाहिए था, अब हर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। डिजिटलाइजेशन हो गया, ये मेन एसेंशियल फीचर है। ठीक है, फिर ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है, पेनल्टीज लगा दिए जाते हैं, अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है, ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। करेक्ट, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है एसेंशियल फीचर के तौर पे काम करता है। इसके बाद है वेलफेयर प्रोविजन। वेलफेयर प्रोविजन इसके अंदर बनाया गया है गिग वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब ये जो हमारा एक्ट है सोशल सिक्योरिटी कोड, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है एम्प्लॉय का डेफिनेशन। एम्प्लॉय कौन होगा, तो जो वेजेस के लिए काम करता है बंदा, ठीक है, चाहे उसके पास स्किल हो या सेमी स्किल हो या अनस्किल्ड बंदा हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल वर्क कर रहा हो या क्लेरिकल वर्क कर रहा हो, वो एम्प्लॉय कहलाता है। आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है डिफाइंड एम्प्लॉय अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोई भी ऐसा बंदा जो वेजेस के लिए काम करता है, ठीक है, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में, चाहे वो स्किल्ड बंदा हो, सेमी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, ठीक है, या ऑपरेशनल वर्क करता हो या मैनेजरियल वर्क करता हो या टेक्निकल वर्क करता हो या क्लेरिकल वर्क करता हो, अगर उसको उस वर्क के बदले वेजेस मिलता है तो वो एम्प्लॉय है। ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉयर का डेफिनेशन। एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जो डायरेक्टली किसी बंदे को, ठीक है, या किसी बंदे के थ्रू या किसी बंदे के बिहाफ में अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है अपने एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर।
तीसरा है वेजेस। क्या होता है? तो वेजेस आपके सर्विस के बिहाफ में जो भी आपको रेमुनरेशन दिया जाता है, चाहे वो डीए हो जाए, चाहे वो रिटेनिंग अलाउंस हो जाए, चाहे वो बेसिक वेजेस हो, ठीक है, ये सारा आपका वेजेस में आता है। वेज कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि वेजेस में क्या क्या कवर नहीं होते हैं, तो बोनस वगैरह मिलता है, हाउस अकोमोडेशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें वेजेस के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वेजेस के अंदर आपका बेसिक वेजेस, डीए और आर ए अलाउंस जो होता है, रिटेनिंग अलाउंस, वो आता है, बाकी कुछ नहीं आता। इसके बाद गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है, ए पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट और अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप जो होते हैं ना ट्रेडिशनल वर्क में, उससे अलग कोई एक्टिविटी करता है बंदा और उससे अपने लिवलीहुड को चलाता है, तो वैसे जो लोग होते हैं वो गिग वर्कर कहलाते हैं। फिर है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब जो प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, ठीक है, वो हो गया प्लेटफॉर्म वर्कर। फिर है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब किसी कंपनी के तहत काम नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में नहीं है वो, ठीक है, वो ऐसे ही रैंडम सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। कोई महिला जो होम में घर में काम करती है वो भी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उनका कोई मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, ठीक है, तो वो सारे अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो ये सारा जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया था। अब यहाँ इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके का ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। टू ओवरसी द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, employees pension scheme, employees deposit linked insurance scheme to ensure that employees receive their provident fund pension insured benefit in a timely and efficient manner, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको कंपनी ने इंश्योरेंस स्कीम में लाभ दिया है या नहीं दिया है, इस सब के बारे में वो काम करता है, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको कंपनी ने पीएफ वगैरह नहीं दिया, पेंशन नहीं दे रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए काम करेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है? मैनेजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, मेंटेनिंग इंडिविजुअल अकाउंट फॉर मेंबर्स, फैसिलिटेटिंग withdrawals, loans and advances from the provident fund, ensuring compliance with the provisions of the code related to provident fund, ठीक है। इसके बाद है contribution rate। employers and employee contribute a specified percentage of wages to the provident fund. Withdrawal condition: member can withdraw fund under certain conditions such as retirement, unemployment or specified financial needs, ठीक है। इसके बाद जो है मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंप्लेंट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड, तो ये इसके अंदर ईपीएफओ जो है ऑर्गेनाइज के अंदर ये सारी चीजें कवर की गई हैं। दूसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी, ठीक है, टू प्रोवाइड मेडिकल कैश मैटरनिटी डिसेबिलिटी एंड डिपेंडेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉयज अंडर ईएसआईसी स्कीम, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेशन है वो लोगों को जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए मेडिकल कैश मैटरनिटी डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी वैसे ही जैसे ये ईपीएफओ का था वैसे ही है, ये भी लोगों के एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तीसरा है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये बोर्ड भी लेबर के लिए ही बनाया गया है, वर्कर के लिए बनाया गया है, ठीक है, टू रिकमेंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। ये जो सोशल नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड है, ठीक है, इनका काम है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं या गिग वर्कर हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम को रिकमेंड करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम चलाते हैं, ये इसका काम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं जिनको मतलब सुटेबल स्कीम मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है,
ये इनको रिव्यू भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी करते हैं। ये बोर्ड अवेयरनेस भी फैलाता है, ठीक है, वर्कर्स के बीच में। जी, प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना इसमें डेफिनेशन, किधर गया? Platform worker, a person engaged in or undertaking platform work which involves employment opportunity provided by online platform। ये हो गया प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया आपको जहां पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसके बदले आपको जो है पैसा मिलता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आपको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत सारे देखते हो ना आप लोग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, करेक्ट है, करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है प्लेटफॉर्म वर्कर। फिर है गिग वर्कर, ए पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे लोग कोई कंपनी में काम करता है, ठीक है, और उनके मालिक होते हैं, उनके एम्प्लॉइज होते हैं, वो उनको पैसा देते हैं, ये उनके बदले काम करते हैं। ये क्या हो गया? ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप हो गया। इसके इस हाँ, इसके इसके इतर जो काम होता है, जैसे अभी आपने बोला कि स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया या जो भी है, इसके इतर जो भी हो गया वो आता है गिग वर्कर में। ठीक है, ये पहले वाले लॉज में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया था, अभी वाले में गिग वर्कर को भी वैल्यू दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है आपका स्टेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये भी बोर्ड जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए काम करता है। मतलब इसमें बेसिकली बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो वर्कर्स के लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, फंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके पेंशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनके ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके बाद मेन है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट भी इस एक्ट के अंदर दिया गया है। ठीक है, कोई भी महिला जो बच्चे को जन्म देती है या प्रेग्नेंट है, उनके वेल बीइंग के लिए उनको जो है ये बेनिफिट दिया गया है इस कोड के तहत। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को हटा करके इसी एक्ट में एक प्रोविजन डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद है ग्रेचुइटी का इसमें प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, ग्रेचुइटी इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई इन इंडिया एम्ड एट इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट ये ग्रेचुइटी मिलता है लोगों को। ठीक है, या अगर कोई रिजिग्नेशन देता है या मर जाता है तो भी उनको ये ग्रेचुइटी मिलता है। इस एक्ट के तहत ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, ये उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको सपोर्ट के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी ये कंप्लायंस नहीं करता है, ग्रेचुइटी नहीं देता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ईपीएफ के बारे में। इसके बाद है आपका इम्प्लॉयर, क्या इम्प्लॉय कौन होगा मैंने बताया, इम्प्लॉयर कौन होगा मैंने बताया था। यहाँ पे डिसेबलमेंट होता है। ठीक है, डिसेबलमेंट मतलब काम करते करते मशीन में हाथ आ गया, हाथ कट गया, ठीक है, पाँव कट गया, कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया। ठीक है, तो कितने टाइप के डिसेबलमेंट होते हैं? तो एक होता है टोटल डिसेबलमेंट कि आप अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस टाइम पे आपको कितना मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन, क्योंकि अब आप फिजिकली अनेबल हो गए काम करने में। दूसरा होता है पार्शियल डिसेबलमेंट। ठीक है, जिसमें आप पार्टली काम कर सकते हो, ठीक है, और कुछ बॉडी पार्ट आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो इसके बाद है कॉम्पनसेशन वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है कि कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा था, मर गया, तो उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, कोई बंदा है जो टोटल डिसेबलमेंट हो गया परमानेंटली, उसको कितना मिलना चाहिए मंथली, कितना सालाना मिलना चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। और लास्टली एम्प्लॉयर के लाइबिलिटी भी दिए गए हैं कि कोई भी एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉय को रखता है एम्प्लॉयर, तो उसको कॉम्पनसेशन वगैरह देगा अगर कोई इंजरी होती है तो। ठीक है, तो इसमें ये आपके जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा दूसरा इसके बाद का एक्ट है हमारा कौन सा?
दी ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इस कोड का नाम ही है, देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। मतलब क्या कि कोई भी ऑक्यूपेशनल प्लेस है, ठीक है, जो वर्किंग प्लेस है, वहां पे लोगों के जो वर्किंग स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उसके हेल्थ को कैसे डील किया जाएगा, उनका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स वगैरह हैं या नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये एक्ट जो है बनाया गया था। ये मेन दूसरा एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में है। The Occupational Safety and Health and Working Condition Code focuses on the fundamental concept of workplace safety, health standards, and the duties of employer and employees. ठीक है? It emphasizes the importance of creating a safe and healthy work environment, complying with regulatory requirements, and promoting a culture of safety and well-being for all workers. ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है, इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि वर्क प्लेस जो है वहां पे सेफ्टी हो, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। और ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये एम्प्लॉयर की भी होगी और एम्प्लॉई की भी होगी, ठीक है। इट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ सेफ एंड हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट, complying with the regulatory environment, and promoting a culture of safety and well-being for all workers by defining the key terms, outlining registration procedure, and specifying responsibilities. This module contributes to enhancing occupational safety and health practices across various industries and sectors. ठीक है, तो ये एक्ट जो है मूलभूत तरीके से बात करता है कि वर्क प्लेस पे कैसे सेफ्टी होगा लोगों का, ठीक है, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, वर्किंग कंडीशंस कैसा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इस एक्ट के अंदर आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर है दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 deals into crucial aspect related to workplace safety, health standards, and the responsibility of the employer and the employee. Let's explore the key concept covered in this module. इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें वो हम देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। क्या होता है, द मॉड्यूल डिफाइंस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एज मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स aim at ensuring the safety, health and welfare of employees at the workplace। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉय है उनके सेफ्टी का बंदोबस्त होना चाहिए, इंश्योर किया जाना चाहिए, उनका हेल्थ ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज वर्किंग आवर्स, लीव एंटाइटलमेंट्स, hygiene standards, safety protocol and other conditions that affect the well-being of employees। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशन में क्या होगा कि वर्किंग आवर्स कितना है एम्प्लॉय का, ज्यादा तो नहीं है। अब कोई एम्प्लॉय को 20 घंटे काम करवा रहा है तो उसके हेल्थ पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वर्किंग कंडीशन भी ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा काम नहीं कराना है। जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं 8 घंटे 10 घंटे आपको उसी में जो है काम कराना है। फिर लीव इंटाइटलमेंट, अगर किसी को लीव चाहिए तो वो आपको देना है। अगर संडे को लीव है, सरकारी लीव मिलती है, तो आपको भी इस पे ध्यान देना है कि लीव उनको मिलता रहे ताकि वो रिफ्रेश होता रहे एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करना। अगर कोई वर्कर काम करता है, हजार्डस में काम करता है फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसके ऊपर मास्क लगाना चाहिए, उसको ग्लव्स देने चाहिए, ठीक है, ताकि एक दूसरे को किसी भी तरीके से वो हजार्डस सब्सटेंस जो है फैक्ट्री का वो हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तीसरा है आपका डेफिनेशन के बारे में। इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है, द मॉड्यूल प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू वर्कप्लेस hazardous health, safety equipment and regulatory authority। Registration and certification. Registration of establishment. Employer are required to register their establishment and comply with occupational safety and health standards as prescribed under the act। ये एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, अगर उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट बनाया है, कोई कंपनी बनाई है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा
और रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड का जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है उसको फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा उसके अपने इस्टेब्लिशमेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेज में बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज और हजार्डस एक्टिविटीज टू इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। अगर आपके कोई इस्टेब्लिशमेंट हैं, कोई कंपनीज हैं, ठीक है, जो हजार्डस सब्सटेंस बनाती है, हजार्डस एक्टिविटी में संलग्न है, ठीक है, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भाई आपके यहाँ पे जो इम्प्लॉई होंगे, ठीक है, उनके सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या प्रोसीजर बनाया, क्या क्या मापदंड आपने स्टैंडर्ड तय किए हैं, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, implementing safety measures, conducting risk assessment, providing training on safety procedure and complying with regulatory requirement। ठीक है, ये हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने स्टाफ को, जो वर्किंग स्टाफ है वहां पे, ठीक है, उनको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, उनको सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंट कराए अपने इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, इसके बाद है उनको ट्रेनिंग दिया जाए समय समय पर कि भाई ऐसा अगर कुछ होता है तो आपको ऐसे करने हैं। जैसे आप कभी पीवीआर सिनेमाज में जाओगे ना, आप लोगों ने नहीं काम किया है, जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं वहां पे फायर की ट्रेनिंग अलग से दी जाती है एम्प्लॉय को। ठीक है, कि कोई ऐसा परिस्थिति आ गया तो उनको आग बुझाने में पता हो। ऐसा नहीं है कि फायर विभाग वाले आएंगे तभी बुझाएंगे, सारे एम्प्लॉय को भी ट्रेन किया जाता है कि भाई ऐसा कोई परिस्थिति आए तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ड्यूटी किसकी है, एम्प्लॉयर्स की है। कुछ ड्यूटीज एम्प्लॉय की भी दी गई है इस एक्ट के अंदर, तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल, यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट as instructed, report hazardous and unsafe conditions, participate in safety training and adhere to workplace policies and procedure। एम्प्लॉय का ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉय का ये ड्यूटी है कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी कंपनी में कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर वहां पे मास्क लगा के काम करने को बोला गया है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप मास्क लगा के काम करो। ठीक है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेफ्टी के हिसाब से आपको वो फॉलो करने चाहिए। अगर आपके कंपनी में हजार्डस काम होते हैं लेकिन आपको वहां पे कंडीशन ऐसा नहीं दिया गया है, ना कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर कोई वो इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी तरीके का सेफ्टी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करता है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय की ड्यूटी है। ठीक है, कर्मचारी की ड्यूटी है। इसके अंदर आगे हमें ये भी पढ़ना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का। occupational safety, health and working condition are critical component of a healthy and productive work environment। इसके बाद है डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन दिया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रेफर्स टू द मेजर्स and practices implemented to prevent accident, injury and health hazards in the workplace। ठीक है, तो एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब क्या है, वर्क प्लेस पर आप कैसे सेफ रहोगे, ठीक है, कैसे आप किसी तरीके के हार्म को प्रिवेंट करोगे, वो सारी प्रैक्टिसेस मेजर्स आपको इम्प्लीमेंट करना है, कंप्लाई करना है, यही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट एंड इन्फोर्सिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल टू मिनिमाइज रिस्क एंड इंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको इक्विपमेंट वगैरह दिया जाना चाहिए, मास्क दिया जाएगा, हेलमेट दिए जाएंगे, गॉगल्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट दिए जाएंगे। दूसरा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, इसको भी 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या है कि आपको वर्क प्लेस पर
आप मेंटली ठीक हो या नहीं हो, फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इमोशनली आप परफेक्ट हो या नहीं हो, ये सारी चीजों को फोकस करता है क्या, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसके अंदर आता है कंडक्टिंग हेल्थ असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क एंड एड्रेस पोटेंशियल हेल्थ इशू अर्लियर, ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल एग्जामिनेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, वर्किंग कंडीशन encompasses various factors that impact employees comfort, safety and well-being while performing their duty, ठीक है। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है, कोई भी कर्मचारी जो काम करता है वो किस परिस्थिति में काम कर रहा है, उसको समय समय पे मतलब बाथरूम वगैरह जाने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, समय समय पे उसको लीव मिलता है या नहीं मिलता है, वर्किंग आवर जो है 8 या 10 घंटा या 12 घंटा जो भी इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है उतना हो रहा है या हो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें उनको जो है मिल रही है नहीं मिल रही है, बीच बीच में उनको आराम करने के लिए दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, कि सीधे काम से काम सिर्फ काम ही काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हाइजीन और सैनिटेशन किया जाना चाहिए वर्क प्लेस का, जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहां पे उनको गुड हाइजीन मिले, ये सारी चीजें उनकी वर्किंग कंडीशन के अंदर कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो एम्प्लॉय वेलबींग, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके वेलबींग के लिए ये एक्ट जो है बहुत कारगर साबित होता है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी एम्प्लॉय फिजिकली मेंटली, ठीक है, वो मतलब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। दूसरा है लीगल कंप्लायंस, इंश्योर कंप्लायंस विद से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रेगुलेशन, लेबर लॉज एंड स्टैंडर्ड सेट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। तीसरा ये जो एक्ट है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये रिस्क मैनेजमेंट करता है, reduces the risk of workplace accident, injury, occupational disease and liabilities of employer, ठीक है। जब आप सही तरीके से काम करेंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी, पीपी किट मिलेगा, सेफ्टी मेजर्स दिए जाएंगे, ठीक है, फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो रिस्क मैनेजमेंट तो होगा ना, कम हो जाएगा रिस्क, ठीक है। और लास्टली है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर सारे इम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है, उनको वर्किंग कंडीशन सही दिया जाएगा, उनके लिए स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे, वर्किंग आवर्स सही रहेगा, ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, उस कंपनी का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेंगी, ठीक है, फिर काम जो भी तेजी से होगा और सही से होगा। अब इस एक्ट का अगर किसी कंपनी ने रूल फॉलो नहीं किया, जो अभी मैंने बताया कि किसी भी कंपनी को वर्किंग कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वर्कलोड ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी एम्प्लॉय का, ठीक है, उसको जो है हाइजीन प्रैक्टिस मिलना चाहिए, हाइजीनिक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, इसके बाद उनको ब्रेक देना चाहिए, लीव देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि भाई उनको जो है ये ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए सही समय समय पे, उसको जो है हेल्थ अगर इशू है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। अगर ये सारी चीजें नहीं करता है कोई एम्प्लॉयर तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लास्टली इसमें दिया गया है ऑफेंसेज एंड पेनल्टी। अगर इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन आप फॉलो नहीं करते हैं तो कौन सा अपराध आप कर रहे हैं और उस अपराध के लिए आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई। तो सबसे पहला है ऑफेंस में नॉन कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन। मैंने अभी बताया था अगर कोई कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं करती है, इस एक्ट का रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो वो एक ऑफेंस है, ठीक है। दूसरा क्या ऑफेंस है, फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव गियर, ठीक है, अगर कोई कंपनी है जो हजार्डस प्रोडक्ट बनाती है, हजार्डस एक्टिविटी में संलग्न है, ठीक है, तो अगर वो सेफ्टी इक्विपमेंट अपने एम्प्लॉय को नहीं देता है, प्रोटेक्टिव गियर नहीं देता है, मास्क वगैरह नहीं देता है, अगर उसमें फेल हो जाता है तो ये भी एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। तीसरा है वायलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स लिमिट, रेस्ट पीरियड एंड लीव एंटाइटलमेंट।
अभी ही बताया था मैंने कि हर स्टाफ को वर्किंग आवर का एक लिमिट रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब 20-20 घंटा काम करा रहे हैं, न रेस्ट करने दे रहे हैं, न छुट्टी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग आवर लिमिट में होना चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे जो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। फिर रेस्ट भी दिया जाना चाहिए बीच-बीच में, अगर उनको लीव चाहिए तो लीव भी दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हो तो आप वायलेट कर रहे हो, और वायलेट करते हो तो ये ऑफेंस में आता है, ठीक है। तो अभी हम पहले ऑफेंस देख रहे हैं कि क्या-क्या होगा, इसके बाद हम उसके पनिशमेंट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर। कोई वर्कर है, एम्प्लॉई है आपके इस्टेब्लिशमेंट में, उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है, उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये अपराध माना जाएगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर प्रैक्टिसेज। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है तो वो किसी भी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, किसी बच्चे को लेबर पे के तौर पे नहीं रख सकता है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। ये सारी चीजें अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट करती हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल वायलेशन अफेक्टिंग वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं जो एनवायरमेंटल वायलेशन करते हैं वर्क प्लेस पर, ठीक है, और हेल्थ और सेफ्टी को अफेक्ट करता है, तो ये भी अपराध है। नेक्स्ट है फेलियर टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, रजिस्टर एंड रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड। हर इस्टेब्लिशमेंट को अपने रिकॉर्ड, रजिस्टर और रिपोर्ट को मेंटेन करना चाहिए। अगर ऐसी चीजें नहीं करती है कोई एम्प्लॉयमेंट तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा और ये एक तरीके का अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ठीक है। तो ऊपर में जो भी हमने ऑफेंस बताए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा, क्योंकि वर्कर के वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? तो वो था एम्प्लॉयर का, ठीक है। अगर वो ऊपर की सारी चीजें नहीं करता तो वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए देखिए पनिशमेंट क्या है। सबसे पहला पेनल्टी फ्रेमवर्क, द कोड established a framework for penalties, fine and legal consequences for offences which may vary based on the severity of the violation, the repeat offences and impact on worker safety and health। ये बोल रहा है कि किसी भी ऊपर के कोई भी अपराध अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट कारित करता है, एम्प्लॉयर कारित करता है, तो उस ऑफेंस के सेवरिटी पर, ठीक है, कि वो किस तरीके से उस ये कंडीशन को वायलेट किया है, उसके आधार पर उसको जो है जिम्मेदार माना जाएगा। दूसरा है पेनल्टीज में इंक्लूड्स फाइन, इम्प्रिजनमेंट, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ और रजिस्ट्रेशन, क्लोजर ऑफ फैसिलिटीज, कंपनसेशन टू अफेक्टेड वर्कर्स एंड अदर प्यूनिटिव मेजर्स एज डीम्ड नेसेसरी। इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि अगर ऊपर के किसी भी अपराध से कोई इस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयर करता है तो उनके ऊपर फाइन या जेल, ठीक है, या उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या उसके इस्टेब्लिशमेंट को बंद किया जा सकता है, और जो भी वर्कर उससे इफेक्ट होंगे उससे कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी तरीके का जो कोर्ट को नेसेसरी लगेगा वो मेजर कोर्ट अपना सकता है पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है। अब ये इस पे ध्यान कौन देगा? तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज देंगे, लेबर इंस्पेक्टर देंगे, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू इन्फोर्स पेनल्टीज, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इश्यूज नोटिसेज एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर। इस एक्ट के अंदर अथॉरिटीज बनाए गए हैं जो इस एक्ट के अंदर कोई वायलेट करता है, ऑफेंस करता है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको पनिश करने का काम करते हैं। तो ये कुल मिला के आपका दूसरा एक्ट हो गया। ये दूसरा एक्ट जो है बहुत शॉर्ट में है, बड़ा पहले वाला जो एक्ट था 1 नंबर का वही थोड़ा वाइड था, ठीक है। बाकी ये हो गया दूसरा एक्ट। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है, समझ में आया?